शक्ति पंप्स वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरर है और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज इनके फेवर में काम कर रही है। लेकिन क्या ये सब इसको लॉन्ग टर्म प्लेयर बना पाएंगी? वेलकम टू फिंटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम शक्ति पंप्स का शक्ति परीक्षण करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल, प्रेजेंस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। बने रहिए वीडियो में एंड तक। शक्ति पंप्स 1982 में पीतमपुरा इंदौर में पाटीदार फैमिली ने शुरू की थी और ये बहुत सारे टाइप के पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, कंट्रोल पैनल्स, सोलर पंप्स और सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। ये 0.5 हॉर्स पावर से लेके 150 हॉर्स पावर तक के पंप्स बनाते हैं जो 100 से 300 के साइजेस में आते हैं। शक्ति पंप्स वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील सबमर्सिबल पंप्स बनाने वाली कंपनी है और ये ISO 9001 सर्टिफाइड भी है। सबमर्सिबल पंप्स का मेन यूज हाइड्रोलिक इम्पेलर्स में आता है। इसका मतलब हाइड्रोलिक मशीन में ऑयल का प्रेशर बढ़ाने के लिए। इसके पंप्स के बहुत सारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस भी हैं, जैसे इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, होम वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री यूज। ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और इस बिजनेस में एक जाने माने प्लेयर हैं। शक्ति पंप्स बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा रही है और उसको हम इस वीडियो में थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। इनकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो सोलर फोटोवोल्टेक सेल के लिए स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस सब्सिडरी की कैपेसिटी 1 लाख सोलर स्ट्रक्चर्स की है और फिलहाल ये सिर्फ कैप्टिव यूज में है, लेकिन इनके प्लान्स हैं ये इसे डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल करेंगे। इन्होंने अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड उगांडा के लिए प्रोजेक्ट के बिडिंग जीती है जो जिसकी वैल्यू 200 करोड़ है और अभी इन्होंने इंडिया का हाईएस्ट वर्टिकल पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है मिजोरम में, जिसकी वर्टिकल लेंथ 900 मीटर्स है। ये काफ़ी टफ प्रोजेक्ट था और इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से पूरे विलेज में वाटर सप्लाई भी मिली है। कंपनी के अगर हाइलाइट्स देखें तो ये 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये सभी पंप्स से रिलेटेड हैं और हर एक टाइप के पंप ये बनाते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पीतमपुरा इंदौर मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख पंप्स की है। ये लगभग 1 लाख सोलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसपे स्ट्रक्चर्स मतलब जिसपे फोटोवोल्टिक सेल्स को प्लेस किया जाता है। एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है स्टील का। 100 कंट्रीज से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं और इनके बहुत 500 से ज़्यादा इंडिया में डीलरशिप भी है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का प्रेजेंस पूरी दुनिया में है और हर कंट्री को ये केटर करते हैं, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये थोड़ा रिस्क ज़रूर पैदा करती है। कल को अगर कभी कोई स्ट्राइक हुई या लीगल ट्रबल में बिजनेस आया तो पूरा बिजनेस खतरे में आ सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू लगभग 60% इंडिया से आता है और इसके पीछे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर से पीएम कुसुम स्कीम को। पीएम कुसुम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 2019 में लॉन्च की गई थी। ये एक बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी है जिसका विजन है फार्मर्स को की इनकम को डबल करना। ये स्कीम लाखों फार्मर्स को टारगेट करती है और प्रॉमिस करती है कोई इरिगेशन और वाटर की प्रॉब्लम्स फार्मिंग के लिए नहीं आएंगी, जिसके लिए स्कीम 60 से 90% तक की सब्सिडी फार्मर को सोलर पंप और जनरेशन सिस्टम्स सेटअप करने के लिए देती है। इसका और एक गोल है कि इंडिया की रिन्यूएबल पावर जनरेशन को 40% तक लाया जाए बाय 2030-31। कुसुम स्कीम के जरिए रिन्यूएबल कैपेसिटी फार्मर्स में लगभग 25,750 मेगावाट तक पहुंच जाएगी 2022-2023 तक और इसका खर्च 34,422 करोड़ है। कुसुम स्कीम के मेजरली 3 कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में और देखते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए में 50 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे बाय इंडिविजुअल फार्मर्स या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स या पंचायत। कंपोनेंट बी में बहुत छोटे इंडिविजुअल फार्मर्स जिनकी बहुत कम मार्जिन होता है उनको सपोर्ट मिलेगा एक स्टैंड अलोन पावर सोलर पावर पंप सेटअप करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर तक की हो सकती है और ये डीजल पंप्स को रिप्लेस करेगा जहां इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं है। कंपोनेंट सी में उन इंडिविजुअल फार्मर्स को कैटर किया जाएगा जिसके पास ग्रिड कनेक्शन तो है, मतलब बिजली तो आती है उस गांव में, लेकिन उसको सोलर पंप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पंप से डबल कैपेसिटी के सोलर पंप्स इंस्टॉल कर सकते हैं वो लोग। इस कंपोनेंट में फिलहाल 2 करोड़ बिजली से चलने वाले एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स हैं जो कि इंडिया की 17% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये
बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर है और इससे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बहुत कम होगी और जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फार्मर्स वो डिस्कॉम्स को बेच भी सकते हैं। पीएम किसान योजना, जन धन योजना और फसल बीमा योजना डायरेक्टली पंप से रिलेटेड नहीं है बट फार्मर्स की सहूलियत और बेटर लाइफ के लिए है। फार्मर्स की अगर इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज़ कर पाएंगे और अपने प्रोड्यूस को और बढ़ाएंगे। ई नैम मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस पैन इंडिया को सेल कर सकते हैं। ये भी उनके प्रोड्यूस को सेल करने में काम आएगा और फसल पड़े पड़े बर्बाद होने से बचेगी। पीएम मोदी ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट में वन सन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका विजन है जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां ज़्यादा सनलाइट्स रहती है वो सोलर पे मूव करें और 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में पैदा होती रहे। वन ग्रिड से कोई भी कंट्री रात के टाइम में दूसरी कंट्री से रियल टाइम में एनर्जी परचेज कर पाए। आईएसए जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें फिलहाल 121 कंट्रीज हैं और इसके पास अभी 2.7 लाख सोलर पंप्स की 22 कंट्रीज में, 1 गीगावाट सोलर रूफटॉप्स की 11 कंट्रीज में, 10 गीगावाट्स की मिनी सोलर ग्रिड्स की 9 कंट्रीज में डिमांड है। कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसका एनालिसिस करते हैं तो ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री 2019 में $50 बिलियन की थी और प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2026 तक ये $200 बिलियन को टच करेगी, जो कि 20% CAGR की एनुअल ग्रोथ है। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट है। वर्ल्ड में टोटल इंस्टॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक पावर कैपेसिटी 22% से इंक्रीज हुई है 2019 से 2022 तक और अभी 773.2 गीगावाट पे स्टैंड करती है। इंडिया इसमें एक लीडिंग प्लेयर निकलता दिखाई दे रहा है। ग्लोबल पंप इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2027 से 28 तक $84.2 बिलियन को क्रॉस करेगा और इसके मेन ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे ऑयल एंड गैस, माइनिंग इंडस्ट्रीज, जनरल इंडस्ट्रीज, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो कि पंप को डिमांड को बहुत पुश करेंगे। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और 18% पॉपुलेशन का घर है, बट सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं इंडिया में। लिमिटेड वाटर सप्लाई और डिप्लीटिंग रिसोर्सेज की वजह से इंडिया में डिमांड सप्लाई को आउटपेस कर जाएगी। पंप्स की डिमांड भी इस वजह से बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स की वजह से सोलर पंप मार्केट भी इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रो किया है और एस्टिमेट किया जा रहा है लगभग 27% की CAGR ग्रोथ से 2018 के से लेके 2024 तक ग्रो करेगा। 2024 तक क्यों, इसका रीज़न आप खुद समझ सकते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं तो पिछले 4 सालों में कंपनी एवरेज में लगभग सेम ही रेवेन्यू जनरेट करती आई है, कोई भी ग्रोथ नहीं थी। लेकिन 2020 और 2021 में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ये एकदम से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, EBITDA मार्जिन्स भी बहुत ज़ोरों से बढ़े, पैट मार्जिन्स भी बहुत ज़ोरों से बढ़े और इनके पास कैश आया तो इन्होंने अपना डेट भी रीपे किया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा इस साल और अर्निंग्स पर शेयर भी काफ़ी ज़्यादा इस साल बढ़ी। लेकिन अगर आप पहले का हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बाकी चीज़ें ज़रूर पैट वगैरह बढ़ा है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ती नहीं रहती है कंटिन्यूसली। की रेशियोज में अगर नज़र डालें तो नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस साल बहुत अच्छा बढ़ा है। रिटर्न्स ऑन ROCE भी बहुत अच्छी परसेंटेज पे अभी शो कर रहा है। EPS भी बढ़ा है। डेबिटर्स टर्नओवर जो कि दिखाता है कि आपने जो आपके कंज्यूमर्स हैं जिनको आपने सामान बेचा उससे कितने बार आपने पैसे लिए साल में, तो ये भी 4.67 नंबर पे स्टैंड करता है, मतलब इतने बार आपने पैसे उनसे लिए। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है बट पुराने रिकॉर्ड से देखें तो अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी ये दिखाता है कि साल में आपने कितने बार इन्वेंट्री को रीबिल्ड किया, तो ये भी इस साल बढ़ा है जो कि अच्छा है बट फिर भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अभी बहुत हेल्दी दिखाई दे रहा है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है, अच्छा है। डेट इन्होंने रीपे किया है तो इस साल कम हुआ है पिछले सालों के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में अभी दिखाई दे रहा है। कंपनी को केयर ने लॉन्ग टर्म के लिए A- विद स्टेबल आउटलुक रेट किया है और शॉर्ट टर्म के लिए A2 पॉजिटिव रेट किया है और ये रेटिंग्स अभी इस साल रिवाइज हुई हैं क्योंकि इनकी इनकम बढ़ी है। कंपनी कई बार ASM लिस्ट में आती रहती है क्योंकि कंपनी बहुत फ्लक्चुएट होती है और इसमें टेम्परिंग और मैनिपुलेशन के चांसेस रहते हैं। ASM लिस्ट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
वैल्यूएशन और ग्रोथ रेशियोज भी अगर हम देखें तो इस साल क्योंकि इनके पास प्रॉफिट अच्छा आया है तो ये सब भी बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। तो पीई अभी काफ़ी हेल्दी नंबर पे स्टैंड करता है 15.52, जो कि पहले ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत बेटर है। पीबी भी बहुत अच्छे नंबर पे दिखाई देता है। ईवी बाई ईबिट्डा से भी लगता है कि कंपनी अभी लो वैल्यूएशन पे ट्रेवल कर रही है। प्राइस टू सेल्स भी बहुत सस्ता है फिलहाल, और सीएजीआर ग्रोथ भी 3 इयर्स की और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी इस साल दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू कंपनी का करेंटली 10 रुपीज़ है और इस साल डिविडेंड 8 रुपये का इन्होंने दिया था। इनकम स्टेटमेंट में अगर एक शॉर्ट नज़र डालें तो सेल्स लगभग 2.5 गुनी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है। टोटल इनकम भी बढ़ी है लगभग 2.5% के आसपास। एक्सपेंडिचर भी उसी रेशियो में बढ़ा है। ईबिट बढ़ा ही है। इंटरेस्ट कम हुआ है क्योंकि इन्होंने रीपे किया है लोन। नेट प्रॉफिट भी पिछले साल से काफ़ी अच्छा बढ़ा है। क्वार्टरली रिपोर्ट अगर देखें इनकम स्टेटमेंट की तो थर्ड क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर के कंपैरिजन में कम सेल्स हुई है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम प्रोड्यूस हुआ है। ये थोड़ा सा जो थर्ड वेव आई है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट समझा जा सकता है। बैलेंस शीट पे अगर नज़र डालें तो इनका इस साल रिजर्व्स और सरप्लस पिछले साल और पिछले सालों से काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश है। करंट लायबिलिटीज़ देखें तो इनके पास जो करंट एसेट्स है उससे फिलहाल कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। कंपनी के अगर कैश फ्लो पे नज़र डालें तो क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो इनके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, डबल हुआ है ऑलमोस्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो इन्होंने इस साल क्योंकि रीपे किया है अपना लोन, तो बहुत ज़्यादा मनी का आउटफ्लो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने कोई खास कुछ किया नहीं इस साल, इसलिए वो ऑलमोस्ट निल ही है। कंपनी का अगर मार्केट ट्रेंड देखें एनएसई पे तो 2012 से लेके 2022 तक ये बहुत ज़्यादा कई बार फ्लक्चुएट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 में ये अच्छा खासा बढ़ा था, फिर बहुत देर कई सालों तक 3 सालों तक ये कंसोलिडेट ही होता रहा, इनफैक्ट गिरता ही रहा। फिर ये ग्रो हुआ बहुत तेज़ी से, फिर गिरने लगा, फिर ग्रो हुआ और फिर गिरने लगा। तो कंपनी बहुत इरेटिक मूव करती है मार्केट्स में और इसमें मैनिपुलेशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। शक्ति पंप्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास फिलहाल 54.66% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा नंबर है, 50 से ऊपर होना चाहिए। पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, 43.79% होल्ड करती है पब्लिक। एफआईआई ने इस क्वार्टर में थोड़े से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और फिलहाल 1.47% वो होल्ड करते हैं। डीआईआई के पास कुछ खास स्टेक नहीं है। कंपनी के अगर पीयर्स को अंडरस्टैंड करें तो इसके मेजरली ये 5 पीयर्स हैं। एक एक करके देखते हैं। इसका पीई रेशियो फिलहाल बहुत कम है सभी पीयर्स में, क्योंकि इस साल प्रॉफिट बहुत हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ही अच्छा नंबर पे है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत सबसे ज़्यादा है पूरे पीयर्स में। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो 75 करोड़ का है, जबकि आप अगर कंपेयर करें एलजी से तो इनका मार्केट कैप 11,000 मतलब 10 गुने से ज़्यादा है शक्ति पंप्स का, लेकिन नेट प्रॉफिट उतना नहीं है। सेल्स भी उतनी नहीं है अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करें तो। डेट टू इक्विटी भी थोड़ा सा ज़्यादा है शक्ति पंप्स का, कुछ एक कंपैरिजन पीयर्स से कंपेयर करें तो, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। लेकिन सस्टेन करने के लिए इनको अपनी सेल्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन अ लॉन्ग टर्म। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंपनी मेनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कैटर करती है, जो कि साइक्लिक होती है नेचर में। कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड्स, ड्रॉट, डिजीज इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फार्मर्स की इनकम पे ये इंडस्ट्री बहुत डिपेंड करती है। जितना फार्मर्स कमाएंगे उतना ही ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। कंपनी का रेवेन्यूज और सेल्स पिछले कई सालों से लगभग सेम लेवल पे ही रहा था। लास्ट 1-2 सालों से बहुत अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण बहुत मेजर प्रॉफिट हुआ है, और कोई भी इम्पैक्ट इन पॉलिसीज में कंपनी को वापस पुरानी कंडीशंस पे पहुंचा सकता है। कंपनी का बिजनेस और ग्रोथ को देख के मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, मगर पास्ट को देख के 3 आउट ऑफ 10 ही रेट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है और आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।